स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दो मेजर सेगमेंट्स में डिवाइड हो चुकी है, जहां पर आइस व्हीकल्स जो कि तेल, पेट्रोल, डीजल इन सभी चीजों से चलती हैं और जिनको हम एक तरीके से पर्यावरण के अगेंस्ट भी यहां पर मानते हैं, और दूसरी ओर ईवी व्हीकल्स जो कि फ्यूचर माने जाते हैं, क्लाइमेटिकली सस्टेनेबल यहां पर माने जाते हैं। और इसी सेगमेंट में नया प्लेयर जो इमर्ज हुआ है वो है चाइना, और इस तरीके से इमर्ज हुआ है कि ग्लोबली जो उन्होंने स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस अपना क्रिएट किया है, खासकर इमर्जिंग ब्रांड जैसे कि BYD के थ्रू, उसकी वजह से आने वाले समय में शायद अगर हम मोस्टली गाड़ियां देखेंगे तो उसमें से आपको 60-70% चाइनीज EVs ही वहां पर देखने को मिलेंगी। एंड नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ जस्ट डूइंग द मैन्युफैक्चरिंग थिंग, बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ R&D इनोवेशन। इनके द्वारा हर एक तरीके से इस पूरे इंडस्ट्री में अपना डोमिनेंस क्रिएट किया जा रहा है। और वो डोमिनेंस इस कदर है कि जहां COP30 समिट में BYD ऑफिशियल स्पॉन्सर था, कि इवन ब्राजील के प्रेसिडेंट BYD गाड़ी में ही समिट के लिए यहां पर पहुंचते हैं, और चाइना वहां पर शोकेस करता है कि किस तरीके से उसे ग्लोबल क्लाइमेट की इतनी चिंता है, इतना फिक्र है, एंड कैसे वो इस ग्लोबल क्लाइमेट इनिशिएटिव में एक मेजर कंट्रीब्यूशन यहां पर क्रिएट कर रहा है। एंड सिंस US इसमें नहीं था तो चाइना 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 हर जगह यही बात हो रही थी। But at the same time, what if I tell you that there is another picture behind China's automobile industry? कि एक तरफ वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अपने EV सेगमेंट को तो ग्रो कर रहे हैं, बट फिर दूसरी ओर दुनिया भर में अपने जो पेट्रोल गाड़ियां हैं उन्हें यहां पर डंप भी कर रहे हैं। जी हां, बिल्कुल, कि जिसकी वजह से चाइना को जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल एक्सपोर्टर का टैग मिला है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द EV सेगमेंट, इट इज बिकॉज ऑफ दिस आइस व्हीकल्स, जिनकी वजह से टैग यहां पर एंजॉय कर पा रहे हैं। तो आज के सेशन में हम यही जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या ये पूरा मामला है, किस तरीके से ये एक्सपोर्ट पोटेंशियल यहां पर चाइना ने अचीव किया है, क्या उसके पीछे के कारण है, एंड फर्दर ऐसे कौन से देश हैं, कौन से रीजन्स हैं जहां पर ये पेट्रोल गाड़ियां डंप की जा रही हैं चाइना द्वारा, एंड क्या इसका वे फॉरवर्ड हो सकता है, आइए डिस्कस करते हैं। तो आज का जो ये सेशन है मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, जहां पर हम बहुत सारे सवाल अब देखने शुरू कर दिए कि UPSC इकोनॉमी और एनवायरनमेंट को मिक्स करके सवाल पूछता है, तो वही आज का एक सेशन यहां पर होने वाला है। तो डेफिनेटली अपने नोट्स में सारे पॉइंट्स जरूर कंपाइल कीजिएगा। तो मेरा नाम अरविंद गुलेरिया, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो बेसिकली अगेन, जिस प्रकार का EV सेगमेंट का ग्रोथ चाइना में देखने को मिला है, तो चाइना फर्स्ट नेशन यहां पर बना था जिसके द्वारा एक ही महीने में 1 मिलियन EVs यहां पर बेची गई थी, राइट। और वहीं से उन्होंने अपना मेजर पुश, सरकार का पुश था कि भैया इसी इंडस्ट्री को यहां पर ग्रो करना है, एंड अफोर्डेबिलिटी वाज देयर मेजर की पॉइंट कि यहां, और ऐसा नहीं कि ये इंडस्ट्री अभी रिसेंटली ग्रो हुई है, ये 2010-12 से ही इसके ऊपर मेजर फोकस रखा गया, एंड न्यूमरस प्लेयर्स यहां पर इमर्ज हुए, एंड कंप्लीटली स्टेट द्वारा एक बैकिंग यहां पर इन्हें प्रोवाइड की गई। एंड वो इस तरीके का ग्रोथ यहां पर ऑब्जर्व किया गया कि जहां पर चाइना ने जब 2017 में एक पीक अचीव किया था इन टर्म्स ऑफ आइस व्हीकल्स की जो सेल्स थी, वो 2017 में हाईएस्ट यहां पर रिकॉर्ड हुई। उसके बाद से रैपिडली आपके इलेक्ट्रिक कार्स की सेल्स वहां पर बढ़नी शुरू हो गई। अब साइड सी बात है, अब ये जितनी भी कंपनीज यहां पर आइस व्हीकल्स बेच रही थी, इनका इन्वेंट्री तो हो गई, तो ऐसा इन्वेंट्री इनका भैया अनसोल्ड क्रिएट हो गया, और वो इन्वेंट्री के लेवल्स भैया मिलियंस में पहुंच गए, कि मिलियंस ऑफ गाड़ियां, 20 मिलियंस ऑफ देयर कार स्टॉक वाज अनसोल्ड। अब ऐसा तो नहीं कि भैया इस इंडस्ट्री को ऐसे ही कोलैप्स होने देंगे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो वहीं पर नतीजा क्या निकला कि रेदर देन जस्ट डूइंग और जस्ट अडॉप्टिंग दीज आइस व्हीकल्स डोमेस्टिकली, जो कि चाइना नहीं करना चाहता, वो भी चाहता है कि भैया आइस व्हीकल्स को रिप्लेस करके EV वहां पर आ सके, जो कि क्लियरली नंबर्स में भी देखने को मिलता है। दे स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग दिस व्हीकल्स, कि आइडल व्हीकल्स थी, अनसोल्ड इन्वेंट्री था, वहां की कंपनीज के लिए, स्टेट ओन्ड कंपनीज के लिए वहां पर मेजर नुकसान था, और उसी को फर्दर आगे जाके उन्होंने एक्सपोर्ट करना यहां पर शुरू कर दिया। एंड एक्सपोर्ट में भी इस तरीके की गेम यहां पर खेली कि जहां पर सब्सिडीज ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बिकॉज अगर हम देखेंगे कि एक्सपोर्ट्स में सबसे ज्यादा किन कंपनीज ने काम किया है, किन कंपनीज के नंबर्स यहां पर बड़े हैं, तो उनको भी यहां पर हम ऑब्जर्व करेंगे। सो इफ यू लुक एट द ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स, पहले कोई बहुत मेजर एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे। पहले के एक्सपोर्ट्स अगर देखे जाएं तो हार्डली 1 मिलियन यूनिट्स का एक्सपोर्ट था 2020 में, राइट। और वही बढ़ते बढ़ते भैया 6 मिलियन के अप्रोक्सीमेटली 2024 में पहुंच गया, और 2025 के एस्टिमेट्स कह रहे हैं कि भैया 6.5 6.75 मिलियन तक ये नंबर यहां पर टच करेगा व्हेन इट कम्स टू 2025। बट लुक एट द नंबर कि यहां EV व्हीकल्स का एक्सपोर्ट नहीं है,
डेफिनेटली है, बट जो मेजर ग्रोथ यहां पर हुई है वो है आइस व्हीकल्स की। तो एक तरफ चाइना ग्लोबल क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी की बात भी कर रहा है और अपने ईवी व्हीकल की इंडस्ट्री को प्रमोट भी कर रहा है बीवाईडी को ऑफिशियल स्पॉन्सर वहां पर बना के, और वहीं दूसरी ओर उसके द्वारा बहुत सारे देशों में इस प्रकार के आइस व्हीकल्स के एक्सपोर्ट्स भी किए जा रहे हैं। और इसी के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म यहां पर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, इकोलॉजिस्ट वो निकाल रहे हैं, एक्टिविस्ट यहां पर निकाल रहे हैं, दैट इज द कार्बन डंपिंग। कि यहां पर एक नॉर्मल डंपिंग नहीं हो रही है कि अपने देश में चीज नहीं बिक रही तो किसी और देश में जाके उसको बेच दो। इट इज अ काइंड ऑफ कार्बन डंपिंग, जहां पर आप अपने एमिशंस को तो कम कर रहे हो बट बाकी देशों के एमिशंस को बढ़ा रहे हो, राइट। तो दिस इज द कंसर्न जो कि रिसेंटली यहां पर हाईलाइट भी किया गया है। एंड इफ यू लुक एट द नंबर्स कि जिन कंपनीज ने यहां पर मेजर एक्सपोर्ट्स के नंबर जनरेट किए हैं, चेरी, सैक, और ये दोनों ही स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं। ये दोनों की दोनों स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं। इन्हीं के द्वारा मेजर पुश यहां पर दिया गया है, जहां पर इनके आइस व्हीकल्स के एक्सपोर्ट बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। चैगन ऑटो, गीली, बीवाईडी अपने डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के उसके लिए जाना जाता है। एंड मोर ओवर इफ यू लुक एट द नंबर्स आल्सो ना, तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने भी यहां पर अपना मार्केट डोमिनेंस क्रिएट नहीं किया। डेफिनेटली चाइना हैज बीन डूइंग दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। 4 से 5 साल उन्होंने यहां पर हो चुके अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इंडस्ट्री को बढ़ाने में। एंड बीवाईडी एक साइलेंट प्लेयर की तरीके से यहां पर इमर्ज हुआ है, जहां पर अब इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो काफी हद तक अब आपको बीवाईडीज देखनी शुरू होने लग पड़ी हैं। जैसे दिल्ली एनसीआर रीजन में तो आपको बीवाईडीज बहुत इजीली देखने को मिल जाएंगी, और आप थोड़ा यूपी वाले रीजन में भी जाएंगे वहां पर भी आपको बीवाईडीज देखने को मिलेंगी, राइट। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का तो ग्रोथ है ही, बट जो मेजर इंक्रीज यहां पर एक्सपोर्ट्स का हुआ है, ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स का यहां पर हुआ है, इट इज बिकॉज ऑफ द आइस व्हीकल्स। और इन्हीं आइस व्हीकल्स के एक्सपोर्ट की वजह से चाइना यहां पर बन गया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल एक्सपोर्टर्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। जो टैग यहां पर जापान एंजॉय करता था, उसी टैग को अब चाइना ने यहां पर छीन लिया है। अब ये टैग ऐसा नहीं है कि चाइना इंटेंशनली चाहता था कि भैया हाँ दुनिया की ग्लोबल ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पे राज करना है, चाहता भी होगा, बट इतना पोटेंशियल हम कह सकते हैं क्योंकि डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज्यादा है ना, डोमेस्टिक कंजम्पशन सिग्निफिकेंट है, तो शायद इस टैग को आने में समय लग जाता। पर जिस प्रकार की उनकी पॉलिसी शिफ्ट हुई कि हमें ईवी को प्रमोट करना है, तो आइस व्हीकल्स का एक्सपोर्ट हुआ और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट यहां पर एक्सपोर्टर के तरीके से यहां पर इमर्ज हो गया। और जापान, जर्मनी जो कि अपने ऐसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए यहां पर जाने जाते हैं, अब वो टैग यहां पर चाइना ने ले लिया है। ऑलराइट, नाउ लुक एट दिस कि ये जो एक्सपोर्ट्स यहां पर हुए हैं आइस व्हीकल्स के, अब इनके रीजन्स की बात करते हैं कि ये कौन कौन से रीजन में यहां पर किए गए हैं, राइट। तो इसी केस में अगर हम जनवरी 2021 से अप्रैल 2025 तक का डेटा देखें तो देयर हैज बीन अ मेजर सर्ज, मेजर इंक्रीज यहां पर हुआ है। एशियन देशों में तो यहां पर एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं, है ना, साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज में जो कि थोड़ी गरीब भी हैं, वहां पर भी मेजर एक्सपोर्ट्स यहां पर किए जा रहे हैं। बट आप देखें एक मेजर हिस्सा यहां पर जो एक मेजर इंक्रीज यहां पर आया है वो आपका लैटिन अमेरिका और कैरिबियन रीजन्स का है ना, मैक्सिको जैसे रीजन्स का यहां पर मेजर इंक्रीज देखने को मिला है। रशिया में भी उन्होंने काफी हद तक अपनी गाड़ियां यहां पर बेची हैं, राइट, और इस तरीके से बेची कि रशिया का भी हाफ ऑफ द फ्लीट साइज भैया पैसेंजर व्हीकल्स का चाइनीज देखने को मिल गया। रशिया भी इस चीज से घबरा गया था और उन्होंने भी एक बहुत मेजर स्टेप यहां पर लिया, जिसके बारे में भी हम डिस्कस भी करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। बट इफ यू लुक एट द एडवांस्ड इकोनॉमीज, रेस्ट ऑफ द यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, भैया वहां पर नहीं बेच पाया। वहां पर उन्होंने, उन देशों ने ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि भैया ये इस प्रकार की कार्बन डंपिंग हमारे साथ नहीं चलेगी। तो ये कार्बन डंपिंग चली कहां? कार्बन डंपिंग चली जो डेवलपिंग देश हैं या जो गरीब देश हैं, जहां पर उस प्रकार का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी पेनिट्रेशन नहीं है। तो चाइना ने उसी अपॉर्चुनिटी को यहां पर कैपिटलाइज किया और अपने एक्सपोर्ट्स नंबर्स इन टर्म्स ऑफ आइस व्हीकल्स यहां पर बढ़ाए, और जिसकी वजह से अगेन द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर का टैग यहां पर इन्हें मिलता है, राइट। तो मेक्सिको भी यहां पर चाइना का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर मार्केट बन गया 2024 में, कि आपके 2 लाख यूनिट्स वहां पर बेचे गए। 14% ऑफ द ऑल कार्स जो कि मेक्सिको में बेची गई भैया चाइनीज कार्स थी। वहीं साउथ अफ्रीका के केस में अगर हम बात करें, चाइनीज ब्रांड्स आपके 16% मार्केट शेयर तक यहां पर पहुंच गए, राइट, जो कि पहले 10% था। चिली के केस में अगर हम बात करें तो अगेन 1/3 गाड़ियां ही भैया चाइनीज देखने को मिलती हैं, है ना, और जो वहां पर ऑलरेडी प्रोमिनेंट ब्रांड्स थे, शेवरोले, निसान, वॉल्क्सवैगन, इन सभी की सेल्स यहां पर डिप कर गई, उसको स्नैच कर गया भैया। एंड कहीं ना कहीं इसी का तो फायदा यहां पर चाइनीज कंपनीज उठा रही हैं कि एक तरफ स्टेट की बैकिंग भी है, दूसरी तरफ बाहर मार्केट भी है, सस्ता माल बेचो। तो वही चीज जो चाइना ने पहले इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में करी, अब वही चीज यहां पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी रेप्लिकेट की जा रही है। वेस्टर्न यूरोप में भी आपके रैपिड एक्सपेंशन पोलैंड जैसे देशों में यहां पर किए गए हैं, जहां पर पोलैंड ने अकेले ही 33 न्यू चाइनीज मॉडल्स यहां पर देखे, और मोस्टली आपके गैस पावर्ड ही हैं, फॉसिल फ्यूल पावर्ड ही हैं। सो दैट इज द पॉइंट
कि चाइना ने जहां जहां उसको गैप देखने को मिला वहां वहां वो गाड़ियां बेचने की कोशिश की गई, राइट। एंड उसी वजह से अगर हम देखें कि सबसे बड़ा जो पॉइंट यहां पर इमर्ज होता है वो प्रॉफिटेबिलिटी का ही है। ऐसे आर्टिकल्स वहां पर आने शुरू हुए कि भैया साउथ अफ्रीका में तो आप बहुत इजीली चाइनीज कार्स सस्ते दाम पर वहां पर खरीद सकते हैं, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, तो अगर आपको बाहर से सस्ती मिल रही है तो आप उसे यहां पर खरीदिए, बिकॉज इट इज नॉट। देखिए, क्लाइमेट अडेप्टेबिलिटी या क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी की जब हम बात करते हैं और लोगों से अगर आप पूछें कि भैया उनका क्या ओपिनियन है, तो डेफिनेटली दे वुड वांट कि भैया हम इसको प्रिजर्व करें, हम उसके वैसे स्टेप्स यहां पर लें जो कि किसी भी तरीके से पर्यावरण को नेगेटिव नुकसान ना पहुंचाए, राइट। बट जब ऐसे देशों की हम यहां पर डिस्कशन करते हैं कि भैया वहां पर किस प्रकार के एफर्ट्स रखे जा रहे हैं, तो व्हेन वी टॉक अबाउट द व्हीकल्स, है ना, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं या इस व्हीकल्स ही यूज की जा रही हैं, तो वहां पर अफोर्डेबिलिटी एक सबसे बड़ा पिंच पॉइंट आता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी अभी भी ग्रोइंग है, इसी वजह से महंगी है। हालांकि चाइना ने उसको कहीं ना कहीं एक स्वीट स्पॉट आइडेंटिफाई कर लिया जहां पर वो अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बना रहे हैं, बट व्हेन दे हैव दैट काइंड ऑफ अनसोल्ड आइस व्हीकल स्टॉक्स, तो भैया वो ऐसे ही देशों में बेच के वहां से अपना मेजर प्रॉफिट भी कमाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी को एक तरीके से डंपिंग भी यहां पर कहा जाता है, राइट। तो उसी पर एक सवाल आप सभी के लिए दिया गया है, थोड़ा सोचिए इसके बारे में और करेक्ट आंसर यहां पर मार्क कीजिए कि फाइनल अथॉरिटी यहां पर इंडिया में किसके पास है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की, जब एक बार डीजीटीआर यहां पर उसे रेकमेंड कर दे। तो जो भी आपका आंसर है कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। एंड मोर ओवर वी हैव बीन बिल्डिंग दिस कम्युनिटी जहां पर इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट, जो कि बहुत सारे लोगों को टेक्निकल लगता है, दिक्कतें फेस करते हैं, उन्हीं के लिए हमने एक सेशन, एक चैनल यहां पर बिल्ड किया है। रेगुलरली सेशंस भी यहां पर हम कंडक्ट करते रहते हैं, सो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। एंड इफ यू हैव एनी कंसर्न्स, इफ यू हैव एनी डाउट्स प्रिपरेशन को लेके, दिस माय कॉन्टैक्ट नंबर, यू आर मोर देन वेलकम, आप टेक्स्ट कर सकते हैं मुझे, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। एंड ये आपका क्यूआर कोड है, इसे आप स्कैन करके इस चैनल का हिस्सा भी यहां पर बन सकते हैं। और जहां इस चैनल में ना मोस्टली फोकस करते हैं मॉक क्वेश्चंस के ऊपर, कि आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाए, जिसमें पीवाईक्यूज, नए क्वेश्चंस, दोनों का एक मिक्सचर रहता है। एंड स्टडी आईक्यू किस तरीके से आपकी सहायता कर रहा है प्रिपरेशन में, तो जितने भी लोग 2027 के लिए टारगेट कर रहे हैं, बिलीव मी, अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं यार मैं अपनी प्रिपरेशन को शुरू करूंगा तब जब प्रीलिम्स हो जाएगा 2026 का, तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। कर सकते हैं, मैं नहीं कह रहा कि आप नहीं कर सकते, बट गलती कहां है कि अगर आपके पास मौका है ना भी शुरू करने का, तो नाउ इज द राइट टाइम, जब आप अपने ऑप्शनल, एसे, एथिक्स, आंसर राइटिंग, इन सभी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को वेल इन टाइम, वेल तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड जितने भी लोग अभी कॉलेजेस में है, दे वांट सर्टेन काइंड ऑफ फाउंडेशन, की बेसिक्स भी चाहिए, एनसीईआरटीज की कवरेज भी चाहिए। नाउ दिस इज द पर्टिकुलर इनिशिएटिव जो कि यहाँ पर लॉन्च किया गया है स्टडी आईक्यू द्वारा। एंड ये हमारा फ्लैगशिप P2I इनिशिएटिव है, जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी प्रिपरेशन यहाँ पर कवर की जाती है। एंड उसमें आइडिया ही यही है कि एक एस्पिरेंट की अगर वो तैयारी कर रहा है तो उसको कहीं और ना जाना पड़े। तो आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, कंटेंट, नोट्स, मेंटरशिप, आंसर इवैल्यूएशन, मॉक क्वेश्चंस, मॉक सेशंस, एवरीथिंग इज कवर्ड ऑल अंडर दिस इनिशिएटिव। एंड इसी में हमारा प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी है, वन ऑफ इट्स काइंड, इंडिया का पहला ऐसा इनिशिएटिव है जहां पर प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए अगर आप अपने बैच के टॉप 10% परफॉर्मर्स में से हैं, यू विल बी कॉल्ड अपॉन, आप दिल्ली आइए, आपका कंप्लीट खर्चा यहाँ पर स्टडी आईक्यू देखेगा। एंड अपनी प्रिपरेशन को अगर आपने अच्छे से कर लिया और प्रीलिम्स क्रैक कर दिया, whatever amount you have paid that will be refunded back to you। तो डेफिनेटली जाके चेकआउट करें इस इनिशिएटिव को, एनरोल कीजिए। ARG लाइव आप कोड यूज कर सकते हैं, you'll be getting the maximum discounts। and still if you have any concerns or you have any doubts कि कैसे कोर्स चलता है, my contact number is here, आप मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं, I'll be more than happy to assist you। ऑलराइट, चलिए, तो इसी केस में अगर हम जाने की यार एग्जैक्टली क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से ये देश भी यहाँ पर ऐसी टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं और क्यों इन्हें आइस व्हीकल्स यहां पर इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं, तो मैंने पहले भी कहा, इट्स ऑल अबाउट अफोर्डेबिलिटी, है ना। एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी भी तभी हो पाएगी जब वहां पर लोगों को अफोर्डेबिलिटी देखेगी, राइट। एंड मोर ओवर, जहां पर लोगों के पास गाड़ियां ही नहीं है, बहुत कम गाड़ियां, अगर उनको भैया सस्ती गाड़ी अगर पेट्रोल वाली भी मिल रही है, उसे खरीदेंगे, राइट। तो वही है कि ईवी के एस्पिरेशंस तो बहुत ज्यादा हैं, बट रियलिटी कुछ और रहती है। जैसे इथोपिया का एग्जांपल यहां पर लेते हैं, उन्होंने भी यहां पर क्या बोला कि भैया हम आइस इंपोर्ट्स को, आइस व्हीकल्स के इंपोर्ट्स को यहां पर कंप्लीटली बैन कर देंगे। बट फिर वही ईवी के लिए जो आपको रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, चार्जिंग स्टेशंस का, ग्रिड अवेलेबिलिटी का, वही वहां पर अवेलेबल नहीं है, कि वहां की पॉपुलेशन ही 55% ऑफ द पॉपुलेशन ही ग्रिड के साथ यहां पर कनेक्टेड है, तो कैसे वहां पर आपका ईवी ग्रो कर पाएगा। एंड मोर ओवर, अगर प्रोडक्शन की बात करें तो भैया उसमें तो भी बहुत समय है, राइट। उसी के अलावा जैसे रीजन वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर वैक्यूम, कि अगर हम लैटिन अमेरिका रीजन की बात करें तो ब्राजील और मैक्सिको ही है जहां पर आपका इस प्रकार के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए गए हैं, राइट। इन दोनों रीजन्स में ही पूरे लैटिन अमेरिका का 86% ऑफ द ऐसा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आपको वहां पर देखने को मिलेगा। एंड बाकी जितने भी यहां पर देश हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं भैया आइस व्हीकल्स के ऊपर। जब वहां पर अनसस्टेनेबल ग्रिड्स हैं, बहुत कम चार्जिंग स्टेशन देखने को मिलेंगे, तो लोग यही प्रेफर करेंगे ना कि भाई कब आइस व्हीकल आएगी, सस्ती गाड़ी मिल रही, भैया खरीद लेते हैं,
राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन सभी रीजंस की वजह से अब जो आपकी आइस व्हीकल्स हैं उनके लिए तो क्लियर कट रास्ता मिल गया ना कि यहां ईवी तभी बिक पाता अगर वो अफोर्डेबल रहता, एट द सेम टाइम उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता, बट अब नहीं है, तो उसका बेनिफिट यहां पर कौन उठा रहा है? चाइना उठा रहा है अपनी ऐसी आइस व्हीकल्स के थ्रू, राइट। तो यही पर्टिकुलर चीज हाईलाइट की जा रही है कि जहां हम दुनिया भर में कोशिश कर रहे हैं COP30 समिट जैसे इनिशिएटिव्स के थ्रू कि हम एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात कर सकें, दुनिया में ऐसी जो आपकी आइस व्हीकल्स उनके थ्रू जो एमिशंस हो रहे हैं उनको कंट्रोल कर सकें, बट वहीं पर एक डिवीजन होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो मैंने पहले भी कहा कि कार्बन डंपिंग होती हुई देखने को मिल रही है कि आपकी कुछ रीजन जो कि ईवी अडॉप्ट कर रहे हैं वो अपनी गाड़ियां फिर कहां जाके डंप कर रहे हैं, ऐसे रीजन में जहां पर उस प्रकार का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एंड दे हैड टू गो विद द अफोर्डेबिलिटी, दे हैव टू गो विद द बेसिकली वो नई चीज को हासिल करने की जो इच्छा है वहां के लोगों की वो भी तो पूरी हो रही है ना, तो उसी चीज का यहां पर बेनिफिट उठाया जा रहा है। बट नाउ दीज नेशंस आर आल्सो गेटिंग कॉशियस। जैसे मेक्सिको ने यहां पर अपना इंपोर्ट टैरिफ बढ़ाना शुरू कर दिया चाइनीज कार्स के लिए, 50% तक लेके जा रहे हैं। सिमिलर इज द केस विद द रशिया ऑल्सो। रशिया ने भी यहां पर यही कहा कि भैया हमारे द्वारा भी ऐसे इंपोर्ट टैरिफ बढ़ाए जाएंगे, बिकॉज उनके फ्लीट साइज में 50% से ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन यहां पर चाइनीज गाड़ियों की देखने को मिल रही है। तो हालांकि ये रीजन तो यहां पर थोड़े कॉशियस हो चुके हैं, राइट, बट ऐसा तो नहीं है ना कि जहां पर चाइना के पास अब मार्केट ही खत्म हो जाएगी, जहां अपना वो सामान नहीं बेच पाएंगे। उनके लिए मार्केट की अवेलेबिलिटी तो अभी भी है। बाकी और बहुत सारे देश हैं अफ्रीकन रीजन में ही, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही बहुत सारे देश हैं जहां पर वो अपना सामान बेच सकते हैं, और ऑलरेडी उस प्रकार का लेन देन तो यहां पर उनका चल ही रहा है। वहां से वो मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कल को जाके आइस व्हीकल्स बेचना शुरू कर देंगे, राइट। तो देयर हैज टू बी अ सर्टेन पॉइंट और देयर हैज टू बी सर्टेन वॉइस व्हिच शुड बी रेज्ड एट अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म कि इस तरीके की प्रैक्टिसेस को भी यहां पर रोकना है। ठीक है, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं, आप बिल्कुल बनाइए, आप दुनिया को एक नई टेक्नोलॉजी के थ्रू रेवोल्यूशनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल कीजिए, बट एट द सेम टाइम यू कैन नॉट बी डंपिंग योर एक्स्ट्रा स्टफ और वट एवर यू हैव प्रोड्यूस्ड टूवर्ड्स द लोअर इकोनॉमिक नेशंस या जहां पर लो इनकम नेशंस है, वहां पर आप उसे डंप नहीं कर सकते। एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर लानी बहुत ज्यादा आवश्यक है, राइट। तो हालांकि नेशन ने स्टेप ले लिए, बट बाकी नेशंस के लिए फिर शायद मुश्किल हो जाए ना। उनको लग रहा है कि भैया गाड़ी मिल रही है तो डेफिनेटली यहां पर लेंगे, पाकिस्तान बीइंग वन ऑफ देम, उनका तो वैसे बहुत इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, राइट। सो इट ऑल कम्स डाउन टू अफोर्डेबिलिटी, एंड डाउन द लाइन जाके अगर चाइना का मॉडल ऑब्जर्व किया जाए बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट के बेसिस पर, तो वो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी अफोर्डेबिलिटी क्रिएट कर रही है। तो ये जरूर है कि आइस व्हीकल्स के केस में शायद वो अपना प्रोडक्शन सेटअप भी धीरे धीरे डिक्लाइन कर दे, प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी धीरे धीरे डिक्लाइन कर दे, बट एट द सेम टाइम वो ईवी में इतनी अफोर्डेबिलिटी बना देगी कि वो जो वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर टैग है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, शायद उसे वो फिर रिटेन भी कर पाए। सो दैट इज द अफोर्डेबिलिटी विच चाइना इज फोकसिंग ऑन, और उसी अफोर्डेबिलिटी की बेसिस पर दुनिया भर में जो अपना वो ट्रेड के थ्रू एक इंपॉर्टेंट डोमिनेंस क्रिएट कर चुकी है अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स, और वही डोमिनेंस यहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी क्रिएट होता हुआ देखने को मिल सकता है, राइट। नाउ एडवांस नेशंस डेफिनेटली यूएस, यूरोप, इन लोगों के द्वारा तो वैसे ही बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस यहां पर लगा दिए गए हैं, बट तो इफ यू लुक आउट द डेवलपिंग नेशंस, तो वहां पर अभी भी वो कंसर्न है कि एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी सेकंड आता है, खुद की रिक्वायरमेंट्स, खुद की डिमांड पूरी करना फर्स्ट आता है। तो तीन पॉसिबल सिनेरियोज यहां पर हो सकते हैं, या तो आपके टू स्पीड वर्ल्ड यहां पर बन जाएंगे, एक जगह आपकी ईवीज जलेंगी और एक तरह आपकी आइस व्हीकल्स वहां पर चलती रहेंगी, राइट, और वो सेपरेट ही रहेगा, है ना। हम उसको शायद उसकी डिपेंडेंस कभी खत्म नहीं कर पाएंगे, या उतना मॉडर्नाइजेशन उन देशों में नहीं हो पाएगा। दूसरा अप्रोच यहां पर यह भी हो सकता है कि आपके हाइब्रिड कैचअप यहां पर हो, कि ईवी की डेवलपमेंट यहां पर होती रहे पूरे कंट्रीज में स्लोली एंड धीरे धीरे वहां पर अडॉप्टेशन भी यहां पर हो जाए, या फिर एक बहुत मेजर ट्रांजिशन, एक फोर्स ट्रांजिशन यहां पर लाया जाए जहां पर आपकी पेट्रोल गाड़ियों को बिल्कुल ही बाहर कर दिया जाए। एंड बहुत सोचने वाली बात है, पुअर कंट्रीज में जब आपकी एक ऐसी गाड़ी, पेट्रोल वाली गाड़ी बिकती है, तो उन्हें पता है कि यार इस गाड़ी की अगर इसकी लाइफ स्पैन यहां पर 10 साल की है, तो 15 से 20 साल तक उसे वहां पर चला देंगे, वो एमिशंस का इतना परवाह नहीं करेंगे, राइट। तो अगर फोर्स ट्रांजिशन यहां पर करते हैं तो उसमें पॉलिटिकल बैकलैश तो जरूर आएगा। तो एक सबसे पॉसिबल और जो एक अडेप्टेबल सोल्यूशन यहां पर आता है वो सेकंड नंबर का ही आता है, कि जहां पर एक हाइब्रिड कैचअप हो, धीरे धीरे वहां पर ग्रोथ हो, बट उस केस में एडवांस नेशंस को फिर ऐसे डेवलपिंग नेशंस की सहायता करनी पड़ेगी उस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में, वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, एंड इवन जो हम बहुत बार क्रिटिसाइज करते हैं ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक जैसे या आईएमएफ जैसे इंस्टीट्यूशंस को, उनको भी यहां पर स्टेप लेना पड़ेगा, ताकि ऐसे देशों में जो आपके पुअर नेशंस हैं या डेवलपिंग नेशंस हैं, लीस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, उनमें खासकर वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप के लिए फंडिंग प्रोवाइड की जा सके, राइट।
तो आई होप आज के सेशन से आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ एडिशनल पॉइंट्स यहाँ पर जरूर मिले हों। देखते हैं आने वाले समय में किस तरीके से चाइना अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को रन करता है, बट दिस इज समथिंग विच इज वेरी आई ओपनिंग एंड एट द सेम टाइम विच इज अ कंसर्निंग फैक्टर ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू द ग्लोबल एनवायरमेंट। चलिए मिलते हैं किसी और सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।